बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि चिंता चिता समान होती है। इस चिंता का क्या इलाज है? जब तक चिंता नहीं होगी तब तक बड़ी बड़ी चीजों का रचन नहीं होगा। अगर एक बच्चे को एग्जाम का स्ट्रेस नहीं होगा तो वो एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगा, उसके अंदर से वो करेज नहीं आएगा। तो स्ट्रेस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैकेनिज्म। अगर योगा बन के घूम के ना आता तो हम उसको भी ध्यान न देते। बहुत सही कहा। बाबा जी कर रहे हैं तो लग रहा है यार ये क्या बात है, वही कोई फॉरेनर बैठ के कर रही है तो लगता है यार ये बढ़िया चीज है। ये जो स्वर विज्ञान है इसको कैसे हम यूज करते हैं और इससे क्या क्या फायदे होते हैं? चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत्। चले वातम, जैसे आपकी सांस चलेगी, चले चित्तम, वैसे आपका चित्त चलेगा। आवर मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद आवर ब्रेथ। सबसे पावरफुल विद्याओं में से एक है स्वर की विद्या, जिसका सबसे पहला लेसन यही है। हमारी एक सांस लेने में हम 2 सेकंड लगाते हैं सर, जबकि एक सांस आपकी 10 से 12 सेकंड में कंप्लीट होनी चाहिए। ध्यान लगाना है, पढ़ाई करनी है, आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होनी चाहिए। आपको वहीं एक्सरसाइज करनी है, कहीं कोई भिड़ना है किसी से, तो आप ये चलाओगे तो ज्यादा अच्छा पीट पाओगे। लोग अपनी जवानी बेच के बुढ़ापा खरीद रहे हैं जी, और कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन जितना पैसा कमा रहे हैं वो अगर बाद में इलाज पे ही खर्च दिया तो आपने क्या जीवन जिया। अपने लिए अगर व्यक्ति के पास 15 मिनट नहीं है तो मैं कहता हूं फिर उसको ये पॉडकास्ट भी नहीं देखना चाहिए। बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि चिंता जो है चिता समान होती है, लेकिन फिर भी आज के दिन शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो चिंता से बचा हुआ हो। तो आज का जो ये पॉडकास्ट है, मैं उन सभी लोगों के लिए बात करना चाहूँगा जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सब चीज़ों से अपनी लाइफ को एक तरीके से ख़राब करके रखे हुए हैं। तो इनकी लाइफ को सुधारने के लिए मुझे लगता है आज के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। तो प्लीज़ सर, शुरुआत यहीं से करते हैं कि इस चिंता का क्या इलाज है? चिंता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और कई बार हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड में चिंता को या स्ट्रेस को एक गलत नज़रिए से देखने लग गए हैं। लेकिन जब तक चिंता नहीं होगी तब तक बड़ी बड़ी चीज़ों का रचन नहीं होगा, तब तक उनका क्रिएशन नहीं होगा। और आप देखो, जब एक इंसान के पास एक मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस आता है ना, वो अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में बेटर परफॉर्म कर पाता है। स्ट्रेस डिज़ाइन ही ऊपर वाले ने इसलिए किया था ताकि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा कर पाएं। अगर एक बच्चे को एग्जाम का स्ट्रेस नहीं होगा तो वो एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगा, उसके अंदर से वो करेज नहीं आएगा। तो स्ट्रेस मॉडरेट होना हमारे लिए अच्छा है। स्ट्रेस सिचुएशन बेस्ड होना हमारे लिए अच्छा है। मान लीजिए सामने से एक बस आ रही है, ट्रेन आ रही है पूरी स्पीड से, और अगर मुझे स्ट्रेस ना हुआ तो मैं अपने आप को कितना ही मोटिवेट कर लूं, मेरे को स्ट्रेस होगा तो मेरे लिए वहां से भागना जरूरी है। मेरे को फाइट एंड फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करना जरूरी है। तो स्ट्रेस इज अ मैकेनिज्म जहां पे हमारी बॉडी एक मोड को ट्रिगर कर पाती है, जिसको हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड। ईदर वी फ्लाइट और वी फ्लाइट, रन अवे। मतलब अगर फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या एक्टिवेट होगा? फ्रीज, थर्ड मोड इज। गॉट इट। तो अगर मुझे स्ट्रेस नहीं हुआ उस सिचुएशन में तो मैं लाइटली ले रहा हूं उसको, और वो मुझे लाइफ में हैम्पर कर जाएगा। तो स्ट्रेस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैकेनिज्म। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है क्रॉनिक स्ट्रेस में, और दिक्कत आ रही है साइकोलॉजिकल फिनोमिना को न समझ पाने में। जैसे अभी मान लो सामने से कोई शेर आ गया, तो अब स्ट्रेस का होना लाजमी है ना सर। स्ट्रेस नहीं होगा तो आप फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। अगर हम उसके सामने हाथ जोड़ के बैठेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे, तो वो तो हमें समझेगा नहीं। स्ट्रेस आना जरूरी है। लेकिन जब कोई फिजिकल फिनोमिना है, स्ट्रेस हमारे लिए एक वरदान जैसा है। क्योंकि जब स्ट्रेस आता है, बॉडी, हमारे पास 2 ग्लैंड्स हैं किडनीज के ठीक ऊपर होते हैं, उनको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं। ये दोनों हमारी बॉडी के पूरे तंत्र को रीसेट कर देते हैं, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, पंप कर देते हैं, ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, और हमारी बॉडी किसी भी बाहरी सिचुएशन से लड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाती है। हमारा मैस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, यानी कि हमारी पूरी मसल्स जो हैं वो त्राहिमाम कर रहे होते हैं कि भाई लड़ या भाग। आप नोट करोगे कि जब किसी व्यक्ति को बोला जाए ना कि ये वेट उठाओ, मान लो 20 किलो है, तो उसका जोर लग जाएगा वेट उठाने में। लेकिन वहीं अगर कोई आपदा आ जाए और उस वेट के नीचे कोई दबाव, तो वो 80 किलो का वजन भी उठा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बॉडी में एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस का माहौल आपको कुछ बेटर करने के लिए प्रोग्राम करता है। लेकिन पहली चीज ये कि वो फिजिकल एस्पेक्ट में स्ट्रेस होना चाहिए। मतलब शेर आ रहा है सामने से, हाँ, स्ट्रेस बढ़िया है। ठीक है। ट्रेन आ रही है, स्ट्रेस बढ़िया है। लेकिन अगर शेर यहां आ रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि जो शेर बाहर से आ रहा है ना, या तो आप उससे लड़ लोगे या थोड़ी देर में आप उसके पेट में होगे, यही होगा। बिल्कुल। लेकिन जो यहां आ रहा है, न तो आप उसके पेट में जा रहे हो, नहीं आप उससे लड़ रहे हो। यानी कोई फिजिकल फिनोमिना नहीं है, मेंटल फिनोमिना है।
ओके। मेंटल फिनोमिना में अब बाहर से, पहले जमाने में लोग आदि मानव होता था, केव्स में रहते थे, शेर दिखा, भागा, फाइट एंड फ्लाइट किया, थोड़ी देर बाद वो अपनी गुफा में रेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, मजे कर रहा है और अपना खाना बना रहा है, जो भी कर रहा है। पहले शेर चला जाता था, अब शेर जा नहीं रहा। मतलब अब वो यहां बैठ रहा है। यस। तो स्ट्रेस बुरा नहीं है, स्ट्रेस का लूप। ओके। स्ट्रेस जब क्रॉनिक हो जाता है, यानी कोई सिचुएशन अगर मान लो मुझे मेंटल तौर पर भी आ रही है कि यार मुझे एग्जाम पास करना है, या मेरी लाइफ की कोई टफ सिचुएशन है, रिलेशनशिप इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, वो टेम्परेरी है, तो स्ट्रेस गुड है, मैं उससे सोल्यूशन ओरिएंटेड कोई चीज निकाल सकता हूं। लेकिन अगर वो लूप बन गया है माइंड में, बार 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 ओवर थिंकिंग चल रही है, तो वो स्ट्रेस क्रॉनिक बन जाता है। अब कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, लेकिन मेरी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। जैसे मान लो आपके घर में आप रोटी खाते होंगे, अनाज खाते होंगे, या कोई भी खाता होगा, अगर उसके घर में 10 किलो आटा भेज दिया जाए, तो ठीक है, 10 किलो आटा क्या महीने में 2 महीने में वो हो जाएगा खत्म। लेकिन अगर उसी के घर में 50 बोरी 50-50 किलो की आटा भेज दिया जाए, तब उसका कंजम्पशन उतना नहीं है, वो पड़ा हुआ आटा सड़ेगा। कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस के केस में जब रिलीज हो रहे हैं, तो उसका कंजम्पशन नहीं है। ओके। मतलब मेरे को शेर दिखने पे जो स्ट्रेस आया, मेरा मैस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने मेरे हार्ट रेट को तेज किया, मेरे ब्लड को तेज पंप किया, मेरे मसल्स में जान डाली ताकि मैं काम कर सकूं। वो मेरा स्ट्रेस का जो हार्मोन था वो यूटिलाइज हो गया, कहां? मैस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। लेकिन जब वो मेंटल तौर पर स्ट्रेस आ रहा है, तो मैं तो और ज्यादा ऐसे हो जा रहा हूं। तो मेरे वो केमिकल्स जो मेरे लिए बेनिफिशियल थे फाइट एंड फ्लाइट के लिए, वो मुझे ही अब ईट अप करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो विध्वंस मचाना है। एग्जैक्टली। मेरी तो हार्ट रेट तेज हो ही रही है स्ट्रेस में, मेरा तो पैल्पिटेशन बढ़ रहा है, मेरा तो ब्लड का फ्लो तेज हो रहा है, लेकिन वो फिजिकल तौर पे यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो स्ट्रेस अगर मेंटल फिनोमिना का है तो बुरा है, लेकिन वो भी उतना बुरा नहीं है अगर वो टेम्परेरी है। अगर वो क्रॉनिक हो जाता है, तो स्ट्रेस मेरे लिए बहुत बुरा है। और यही लोगों की जिंदगी में आज फिर डिप्रेशन बनता है, फिर यही एंग्जाइटी का रूप लेता है, यही जो है फिर धीरे धीरे जिसको हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिजीजेस, कि आज ज्यादातर बीमारियां फिजिकल चीजों के कारण नहीं हो रही, बल्कि हमारी साइकी के कारण, क्योंकि साइकी का सोमा यानी बॉडी पर पूरा पूरा इंपैक्ट है। द वे यू थिंक, द वे योर बॉडी एक्ट्स। आप जैसा सोचते हैं शरीर वैसा ही होता जाता है। तो अगर साइकी में हमारे पास स्ट्रेस रखा है, तो बॉडी स्ट्रेसफुल केमिकल से घिरी रहती है, और फिर वो धीरे धीरे स्ट्रेसफुल केमिकल, क्योंकि हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो वो बॉडी में धीरे धीरे वही स्ट्रेसफुल केमिकल वो यहां आएगा, आपके बाल उड़ेंगे, वही स्किन पे आएगा, एक्जिमा बनेगा, वही हार्ट में जाएगा, ब्लॉकेज करेगा। कौन ब्लॉकेज कर रहा है? वही केमिकल्स जिनको हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। स्ट्रेस इज नॉट दैट बैड, बट जब वो क्रॉनिक हो जाता है, तो वो स्ट्रेस हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। और यही क्रॉनिक स्ट्रेस लोगों को समझना है कि हमको इससे निपटना है, जो क्रॉनिक हो रखा है। और इसमें भी आप देखोगे कि एक ही चीज है जो सारी बीमारी की जड़ है, वो है ओवर थिंकिंग। एग्जैक्टली। मतलब स्ट्रेस इज नॉट द कॉज। ओके। स्ट्रेस तो एक सिम्टम है, कॉज क्या है? ओवर थिंकिंग। ओके। अगर थिंकिंग ही नहीं होगी तो स्ट्रेस किस चीज का? यस। अगर ओवर थिंकिंग नहीं होगी तो एंग्जाइटी किस चीज की? एंग्जाइटी का मतलब है मैं एंग्शियस हो रहा हूं फ्यूचर के किसी इवेंट को लेके, कि कल को क्या होगा, मैं डर रहा हूं मेरे फाइनेंसेस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, या मेरे शरीर में कोई बीमारी लग गई। दिस इज एंग्जाइटी। ये किस वजह से हो रही है? ओवर थिंकिंग। डिप्रेशन किस वजह से हो रहा है? कि मैं पास्ट की कुछ चीजों को अभी भी छोड़ नहीं पा रहा हूं, ओवर थिंकिंग। सो स्ट्रेस तो एक सिम्टम है, कारण क्या है? ओवर थिंकिंग। तो हमें स्ट्रेस से नहीं लड़ना। जैसे हम कभी बीमार होते हैं ना सर, तो हमको बुखार हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम बुखार उतारने की दवाई खाते हैं। हाँ। जबकि बुखार एक सिम्टम था जो आपको यह बता रहा था कि आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, कोई फंगाई ने अटैक किया है, जिस वजह से आपके शरीर की एंटीबॉडीज उससे लड़ रही हैं। ये लड़ाई आपके शरीर में गर्मी पैदा कर रही है, दैट्स वाई आपके शरीर पर फीवर आ रहा है। तो फीवर कॉज नहीं है, फीवर सिम्टम है। कॉज क्या है? कोई बैक्टीरिया। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि ये लड़ाई बंद करवाओ, ये गर्मी शरीर की खत्म करो, बजाय कि इसके कि हम वो कॉज को, मतलब कई केसेस में जरूरी होता है जब फीवर बहुत हाई होता है, हाँ। लेकिन बहुत से फीवर अपने आप ही वैनिश हो जाते हैं जब आप कुछ बड़े सिंपल से प्रयोग करते हैं, घरेलू उपाय भी करते हैं, तो वो फीवर चला जाता है। लेकिन वो कॉज नहीं था, वो सिम्टम था। ठीक वैसे ही स्ट्रेस एक सिम्टम है, कॉज है ओवर थिंकिंग।
तो हमें ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है। स्ट्रेस तो एक बड़ा ब्यूटीफुल फिनोमिना है। कितना खूबसूरती से सर आपने समझाया। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि भाई स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, इन सब में डिफरेंस क्या है, लेकिन ये आपस में सारे मिले हुए हैं। सर मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आप माइंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं, वेलनेस कोच हैं, तो ये जो एक टाइटल जो आप होल्ड करके अभी बैठे हैं, पिछले 10-11 सालों से आप मतलब इस फील्ड में हैं, बहुत सी जिंदगियां आपने बदली हैं, तो ये सारी टर्म्स आई हैं विदेशों से। तो जब तक हमें वैलिडेशन वेस्ट से नहीं मिलता, आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैं बस अब ये जानना चाहूँगा कि आज की दुनिया में आपके इतने लाखों के नंबर्स में आपके केसेस हो चुके होंगे जो आपने डील किए हैं, तो अब क्या चेंज आया है लोगों की सोच में इन चीज़ों को लेकर कि मेंटल हेल्थ जो है उसको इम्पोर्टेंस अभी लोग देने लगे? बहुत अच्छा सवाल है सतेंद्र जी, और इसको मैं 3 अलग-अलग इसके लेवल्स आपने बनाए क्वेश्चन के, तो मैं तीनों पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जब बात आती है मेंटल वेलनेस कोच, तो मैं कोच नहीं हूँ। ओके। मैं मतलब लोग ये बोल देते हैं, लेकिन मैं एक अपने आप को प्रैक्टिशनर ही बोलता हूँ कि मैं अभी चीज़ें सीख रहा हूँ। तो सीखते-सीखते, क्योंकि समंदर इतना गहरा है, इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि कई जन्म भी इसके लिए कम है, लेकिन अगर उसका 1% भी हम लोग टच कर लें तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। टर्म्स विदेशों से आई हैं, ऑब्वियसली क्योंकि विदेशों ने ही दी हैं। हमारे पास थी, हमने उनको पहचाना नहीं। हमारे पास हर एक ग्रंथ में हर एक चीज की बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद थी। इनफैक्ट कई बार मैं ये हर पॉडकास्ट में लगभग आज के लिए बात बोल देता हूं कि हमारे पास तो सूर्य की धरती से दूरी कितनी है उसकी गणना भी हमारे पास लिखी हुई थी। हमारे पास टेलीस्कोप होने से पहले भी नवग्रह के मंदिर भारत में पूजे जाते थे। बिल्कुल। हमारे पास, लोगों के पास वो विद्याएं, वो चीजें पहले से थी जो साइंस अब धीरे धीरे डिस्कवर कर रहा है। तो यानी वो जो पहले लोगों के पास थी वो भी तो साइंस ही थी एक प्रकार की। जिनको हम योगी बोलते हैं, जिनको हम ऋषि बोलते हैं, जिनको हम पुराने वो लोग बोलते हैं, वो एक्चुअल में तो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स थे। उनसे बड़ा डॉक्टर कौन था, उनसे बड़े साइंटिस्ट कौन थे? जो नाड़ी को पकड़ के बता दिया करते थे कि भाई आपके शरीर में यहां पे ये दिक्कत हो रही है। वो ये भी बता देते थे सुबह खाना नहीं खाया, सही है, कल ये खाया था, पेट गड़बड़ हो रखा है। इतनी जानकारी भी थी। बिल्कुल। कि आप किसी का वात, पित्त और कफ उसकी नाड़ी से चलने वाली गति से, आप आज भी लोग हैं ऐसे जो नाड़ी देख करके बताते हैं। मतलब यूनानी मेडिसिन में भी और भारतीय आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी ये चीजें बहुत सदियों से रही थी। लेकिन हमने वेस्ट को क्यों माना? क्योंकि आज रेफरेंसेस वो दे रहा है, हमारे रेफरेंसेस को हमने उतनी तवज्जो नहीं दी, वैलिडेट नहीं करते हम। सर अगर योगा बन के घूम के ना आता तो हम उसको भी ध्यान ना देते। मतलब मजाक की बात है, बहुत सही कहा है। लेकिन वो बाबा जी कर रहे हैं तो लग रहा है यार ये क्या बात है। वही कोई फॉरेनर बैठ के कर रही है तो लगता है यार ये बढ़िया चीज है, ये कुछ अलग है। योगा। हाँ। योगा से होगा, लेकिन जब योग महर्षि पतंजलि हजारों साल पहले यहां पर बता करके गए, और आज हमने सतेंद्र जी योग को समझ लिया, कुछ पोस्चर करना, कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करना, एक्सरसाइज करना, लेकिन वो हजारों साल पहले बता करके गए कि योग के 8 लिम्स हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 चरण थे। लेकिन हमको आज, क्योंकि वेस्ट से योगा ही घूम के आ रहा है, जब धीरे बाकी 7 भी घूम के आएंगे तो हमें लगेगा कि ये, क्योंकि वैलिडेट वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वही मेरा सवाल था। वैलिडेट वो कर रहे हैं। हमारे पास चीजें लिखी थी, वो इसी को हमारे यहाँ पर देसी भाषा में बोलते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा। कि हमारे, जब आपके पास वो चीज रखी होती है तो आपको उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। वो कहते हैं ना, दूसरे की थाली में रोटी ज्यादा लगती है। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। वो दूसरी तरफ से आता तो लगता है यार ये बहुत बढ़िया है। तो वही कारण है कि वो लोग आज उसको साइंटिफिकली एविडेंस दे रहे हैं, वो उसको वैलिडेट कर रहे हैं, इसलिए हमें वो ल्यूक्रेटिव लगता है। लेकिन हमारे लोगों ने हजारों साल पहले इस जर्नी को जिया है, अपने ऊपर अपनाया है। और हमारे यहां पर आप देखो, भारत सिर्फ सोने की चिड़िया सोना होने से ही नहीं बोला जाता था। ज्ञान था, संपन्नता थी। आप जानते हैं नालंदा और तक्षशिला को जब जलाया गया, सर मैं नहीं बोल रहा हूं, आप गूगल कीजिए कि वो आग कितने समय तक लगी रही थी। बिल्कुल सर 6 महीने तक आग जलती रही थी। यहां पर 4 बुक्स रखी हैं। अगर मैं इन 4 बुक्स को यहां पर रख करके आग लगाने की कोशिश करूं, कितनी देर में जल जाएंगी? मैक्स आधा घंटा। कितना सामान रहा होगा जिसको जलने में 6 महीने लगे? वो विडंबना है कि हम वो जो हमारे पास चीजें थी, हम उनसे वैलिडेशन नहीं ले पाए, उनको बर्बाद। फिर भी हमारे पास आज भी इतना कुछ है कि अगर हम लौट करके वहां पर देखें तो हमें मिलेगा कि यार हम वैसे ही विश्व गुरु नहीं थे।
विश्व गुरु का मतलब ये नहीं था कि हम विश्व गुरु पैसे में विश्व गुरु थे, हम कल्चर में विश्व गुरु थे, हम लर्निंग्स में विश्व गुरु थे, हम ज्ञान में विश्व गुरु थे। और ये हो सकता है कि कोई सोचे कि हाँ बैठ करके बात बोलना आसान है, लेकिन मैंने इसको एविडेंट रूप में देखा है, जिया है। मैंने उन ग्रंथों को, उन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारा, पढ़ा, जिनको आज हम इवेंट्स के माध्यम से लोगों की जिंदगी में प्रैक्टिस करते हैं। और मैं देखता हूं कि इतनी कमाल की साइंसेस थी, कोई सांस से रिलेटेड है, कोई आपके दिल की धड़कन से रिलेटेड है, कोई चित्त को स्थिर करने से रिलेटेड है, कोई भाव को स्थिर करने से रिलेटेड है, कोई चक्रों को बैलेंस करने से रिलेटेड है। तो आपके इंटरनल सिस्टम को बैलेंस करता था वो सिस्टम जिसकी मैं पहले आपके क्वेश्चन में बात कर रहा था, कि हम सिम्टम को ट्रीट कर रहे हैं, कॉज को नहीं। पहले कॉज को ट्रीट किया जाता था ताकि आप जड़ से उस चीज को निकाल सको। तो वही छोटा सा प्रयास हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेशक मॉडर्न फिलॉसफीज या वेस्टर्न कंट्रीज से हम ये टर्म्स लेते हैं, आती हैं, लेकिन अगर आप हमारे इंडियन एंशिएंट रूट्स में देखेंगे तो ये चीजें सालों से, हजारों सालों से विद्यमान थी। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि हमने उनको ध्यान न देकर के वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमने इनको बाहर से पकड़ना शुरू किया, जो मैं भी करता हूं, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसे ही समझ आता है जब तक उसका साइंटिफिक एविडेंस आप नहीं दोगे। बिल्कुल। और आज हो सकता है मेरे पास ऐसी 10 ऐसी चीजें हो कि मैं लोगों को बताऊं कि ये आपके लिए ये कर सकता है, लेकिन हो सकता है 20, 50, 100 साल बाद मॉडर्न साइंस जब उसको प्रूव करे तो वो उसको करना शुरू करें, क्योंकि उनको लगे कि वैलिडेशन वहां से आ रहा है, साइंस प्रूव कर रही है। लेकिन जो हमारे योगी अंदर उतरे थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे भैया, उन्होंने प्रूव किया हुआ था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमने उनको छोड़ के और वेस्टर्न चीजों को अपनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, जो कि गलत नहीं है। हमें एविडेंस मिलता है तो हमारा माइंड उसको अलाउ करता है, और मुझे लगता है ये भी एक अच्छी चीज है कि अगर वो वैलिडेट कर रहे हैं तो हमारी ही चीजें, पुष्टिकरण उनका हो रहा है और लोग उनको धीरे धीरे जिंदगी में उतार रहे हैं। सही बात है सर। तो ये मेंटल हेल्थ के ऊपर अगर बात करें सर, तो आप जैसे अभी अभी आपने बात की स्वर की, तो आप स्वर विज्ञान को लेकर बहुत डीप स्टडी कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आप इसको यूज़ करते हैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको हील करने में, हीलिंग प्रोसेस एक तरीके से। तो सर ये जो स्वर विज्ञान है, क्या ये भी योग का एक हिस्सा है, और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वो एक बार बताइएगा प्लीज़। बहुत अच्छा सवाल है सत्येंद्र जी आपका। ये बिल्कुल योग का ही एक हिस्सा है, योगी का हिस्सा है। मैं यूं कहूं तो वो जो आदि योगी हुए, जिन्होंने सबसे पहले योग की परिभाषा भारतीय परंपरा में दी, जिनको हम आदि योगी शिव बोलते हैं, जिन्होंने, ऐसी कथा है कि सप्तऋषि के माध्यम से उन्होंने योग जो है धरती पर दिया, और उसके बाद जो है महर्षि पतंजलि ने उसको 8 चरणों में लोगों को डिफाइन किया। तो ठीक वही श्वास भी उसी योगी का दिया हुआ एक योग है, जिसको उन्होंने स्वर योग के माध्यम से, स्वर विज्ञान जिसको हम आज बोलते हैं, उसके माध्यम से दिया। और आप देखो, योग ये बोलता है कि चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवित, यानी चले वातम, जैसे आपकी सांस चलेगी, चले चित्तम, वैसे आपका चित्त चलेगा। आपकी सांस और आपका चित्त। तो अगर हम मेंटल फिनोमिना, मेंटल हेल्थ की बात करें, आवर मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद आवर ब्रेथ। जब भी हमें गुस्सा आता है, सांस कैसी होती है? तेज हो जाती है। जब भी हम शांत होते हैं, सांस कैसी होती है? जब भी हम सो रहे होते हैं, सांस कैसी होती है? पेट में, नाभि में आराम से जा रही होती है। सो एवरी इमोशन इज एसोसिएटेड विद अ काइंड ऑफ ब्रेथ। अगर इस तरह मान लीजिए A इज इक्वल टू B, तो B इज इक्वल टू A भी तो ठीक है। हाँ, obviously। मतलब if 1 इज इक्वल टू दिस 1, तो दिस 1 इज इक्वल टू दिस 1। वैसे ही अगर गुस्से में आपकी सांस तेज चल रही है, तो अगर आप तेज सांस चलाने लगो तो गुस्से वाला इमोशन भी आ जाएगा। वाइस वर्सा, मतलब दे बोथ आर कनेक्टेड। ठीक वैसे ही योग कहता है चले वातम चले चित्तम। जैसे वात चलेगी, आपकी वायु चलेगी, प्राण चलेगा, प्राण का प्रवाह एनर्जेटिकली जैसे चलेगा, वैसे ही आपका चित्त बिहेव करना शुरू कर देगा। तो अगर मेरा चित्त मान लो स्ट्रेसफुल कंडीशन में ऑलरेडी है, मेरे को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, या मैं स्ट्रेस बहुत जिंदगी में ज्यादा ले रहा हूं, लो मत, ये जिंदगी में आगे चल के बड़ी बीमारियों का रूप लेता है, अगर वो हो रहा है और मैं स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मतलब आपने वो मूवीज में बहुत बार देखा होगा कि वो एक मूवी में बड़ा सॉलिड सा हीरो होता है कोई, अब वो हीरो जो है वो पकड़ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, उसके घर में जाके उसके बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, दुखती रग को पकड़ लेते हैं कि भाई अगर इसको पकड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे कंट्रोल में। ऐसा होता है। ठीक वहीं स्ट्रेस को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मान लो हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका नहीं है, या एक इंसान इतना ज्यादा स्ट्रेस में है क्योंकि स्ट्रेस में दिखना, सुनना, समझना बिल्कुल बंद हो जाता है, दूसरे इंसान की बात समझ में नहीं आती है। उस समय पर क्या किया जाए? उस समय पर स्ट्रेस को कंट्रोल करना छोड़ करके अपनी सांस को कंट्रोल किया जाए। स्वर विज्ञान ये बोलता है कि जब आपकी सांसें धीमी और गहरी होती हैं और वो उपस्थ में स्थित होती हैं, उपस्थ मतलब हमारी नाभि के नीचे का एरिया, जहां पर हमारा मूल विराजमान है, जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है,
नाभि के नीचे का जो ये केंद्र है पूरा, ये हमारे जीवन प्रवाह का केंद्र है। आप देखो, जब हम अपनी मां के गर्भ में थे, यहीं से खाना पानी हम अपनी मां की नाभि से, अम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है उसको, जिससे हम एक तार के थ्रू कनेक्टेड थे, जहां से सब कुछ ट्रांसफर होके यहीं से जीवन प्रवाह शुरू हुआ सर। सही बात है। हम यहीं से बने हैं। और अगर हम अपने इस रूट से वापस कनेक्ट कर जाएं, तो हम अपनी सांस को गहरा लंबा कर सकते हैं। तो कभी भी जब भी लाइफ में कोई मेंटल फिनोमिना चल रहा है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या लाइफ में किसी भी सिचुएशन में आप हो, तो उस समय अगर एक छोटी सी प्रैक्टिस कि हम अपनी सांस को गहरा करें, लंबा करें। हमारी सांस इतनी छोटी है कि ऐसा बोला जाता है हमको जीवन नहीं मिलता, सांसें मिलती हैं। गिनती की सांसें मिलती हैं। और जब कोई इंसान जाता है तो यही बोला जाता है कि आखिरी सांसें गिन रहा है। ये नहीं बोला जाता इसके साल खत्म हो गए, इसके दिन खत्म हो गए, कहते हैं आखिरी सांसें गिन रहा है। तो ये सांसें जो हैं, ये जीवन से हमारे डायरेक्टली कोरिलेटेड हैं। और हमने इन सांसों को इतना शैलो कर लिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सेंचुरीज, डेकेड्स, कि हमारी सांस जो हमारी नाभि से चलनी चाहिए थी, वो हमारी सांस इतनी छोटी है कि यहां से ही वापस मतलब बेसिकली तो वो लंग्स में जाती है, लेकिन वो इतनी छोटी है कि हमारे डायाफ्राम्स को एक्सपैंड तक नहीं करती है। और उसके लिए बोला जाता है कि गहरी सांसें लो, तब जाके हमें लगता है कि कुछ फेफड़ों में गया है। अच्छा, आप इंग्लिश का इतना, आप तो महारत आपको हासिल है, और आप तो इतना लोगों को जीवन में बदलाव लाते हैं इंग्लिश सिखाने के माध्यम से। तो एक टर्म है, उसको बोला जाता है साई ऑफ रिलीफ। या उसका मतलब क्या है कि आप जब रिलीफ में होते हैं तो आपने एक चैन की सांस ली। चैन की सांस कैसी होती है सतेंद्र जी? राहत की सांस। क्या वो छोटी है या लंबी है? वो तो लंबी है, बहुत लंबी है, वो तो बहुत गहरी है। और आप देखोगे राहत की जो सांस है वो नाक से ली जा रही है और मुंह से छोड़ी जा रही है। गॉट इट। तो अगर हम राहत की सांस लेना शुरू कर दें, साई ऑफ रिलीफ लेना शुरू कर दें, तो हमारे मेंटल फिनोमिनास पे हम एक भयंकर इंपैक्ट देखेंगे, जिनको हम सोच रहे हैं कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, मेरे बस का नहीं है, या तुम्हें नहीं पता मेरी लाइफ की सिचुएशन कितनी डरावनी है, तो मैं तो परेशान ही रहूंगा भैया, मैं नहीं कंट्रोल कर नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, दिन में 5 मिनट निकालो और गहरी लंबी सांसें लेना शुरू करो। जब आपकी सांसें आपकी नाभि के नीचे जाती हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस, न्यूरोसाइंस इसको बोलती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मींस फाइट एंड फ्लाइट, जिसकी हम पहले बात कर रहे हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड। मतलब मुझे दौड़ना है तो मैं लंबी सांस लेके दौड़ ही नहीं पाऊंगा सर, मेरे को ऐसी सांस चाहिए तेज भागने के लिए। मींस मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए। सिंपैथेटिक मींस ऊपर ऊपर, पैरासिम्पैथेटिक मींस नीचे। पैरासिम्पैथेटिक मीन हमारी एक सांस लेने में हम 2 सेकंड लगाते हैं सर, या 3 सेकंड, 1.5 सेकंड में अंदर, 1.5 सेकंड में बाहर। जबकि एक सांस आपकी 10 से 12 सेकंड में कंप्लीट होनी चाहिए। इनहेल या एक्सेल टोटल? इनहेल एक्सेल टोटल 1 मिनट में 6 सांस होनी चाहिए। और आज अगर कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है और वो गूगल करे कि हमारी सांस कितनी डिसरप्ट हो चुकी है, तो गूगल बताएगा कि हम 20 से 27 ब्रेथ्स पर मिनट ले रहे हैं। 27 ब्रेथ्स पर मिनट मतलब 2 सेकंड एक सांस में, तभी 60 सेकंड कंप्लीट होंगे एवरेजली, मतलब आइडिया लगाए तो 2 सेकंड में एक सांस का मतलब है 1 सेकंड का इनहेल, 1 सेकंड का एक्सहेल। तो यानी वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो शेर के आने से, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के आने से, एग्जाम के आने से, ट्रेन के आने से मेरा एक्टिवेट होना चाहिए था, वो तो 24 घंटे एक्टिवेटेड है। मैं 24 घंटे ही तो छोटी सांसें ले रहा हूं। बिल्कुल। बॉडी को सिग्नल कैसे मिल रहा है? बॉडी को सबसे पहला सिग्नल मिल रहा है आपकी ब्रेथ से कि भैया तुम किस सिचुएशन में हो। तो जब सांसें छोटी हैं तो बॉडी को क्या सिग्नल मिल रहा है कि भाई तू फाइट एंड फ्लाइट मोड में है। जब बॉडी को यह सिग्नल मिल रहा है तो वो क्या कर रही है? वो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज कर रही है, स्ट्रेस हार्मोन, कि भाई तुम किसी संकट में हो, इसके लिए मैं तुमको 2 ब्रह्मास्त्र दे रखे हैं, इनका यूज करो, लड़ो। पर लड़ तो हम रहे नहीं। और एक बार जो ब्रह्मास्त्र छूट जाते हैं वो वापस नहीं आते। उनका संहार हो जाए, संधान हो जाए तो वापस नहीं आते। बहुत पते की बात। अब वो रिलीज हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो जाके लगेंगे। वही तो बॉडी में डिजीज बन रहा है। तो बॉडी को सबसे पहले सिग्नल दो, अगर आप मेंटल फिनोमिना किसी से भी जूझ रहे हो, कि ऑल इज वेल चाचू। और ये ऑल इज वेल का सिग्नल कैसे आप दोगे? सबसे पहले ब्रेथ को डीप करो, सो योर बॉडी कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये बंदा ना रिलैक्स्ड है, ये कोई फाइट एंड फ्लाइट मोड में नहीं है, ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में है, शांति में है। तो किसी भी होलिस्टिक वेलनेस की कोई व्यक्ति शुरुआत करना चाहता है और सबसे भयंकर बड़ा चमत्कार देखना चाहता है, तो अपनी सांसों को 10 मिनट गहरा करो। लेकिन मैं आपको बताऊं होता क्या है,
जब तक कोई चीज महंगी ना हो उसकी और value- उसमें ना वो क्या बोलते हैं उसको 25-50 तरह के प्रपंच ना हो, प्रपंच क्या। तब तक लगता ही नहीं कि ये मुझे, क्योंकि माइंड ना वैसे ही प्रोग्राम हुआ है हमारा। माइंड को हमने, बच्चे के माइंड को बचपन से प्रोग्राम कर दिया है कि कुछ बढ़िया करना है तो ज्यादा भाग दौड़, ये वो तो उसको लगता है कि यार कुछ प्रपंच तो इसमें है नहीं, तो वो उसको ना बड़ा हल्के में लेता है कि मेरा क्या ही फायदा हो। इससे यार ये कोई कोई बात थोड़ा हुई भाई। सांस तो हम वैसे भी लेते हैं। एक लड़के को मैंने बताया, मैं कहा यार, वो बोला कैसा स्ट्रेस, मैं सर कोई आप उपाय बताओ। हाँ। तो मैंने कहा यार डीप ब्रीदिंग करो। सर नहीं, कुछ और कुछ बढ़िया बताओ। बढ़िया बताओ। हाँ, मैं कहा ऐसा करो, काले कौवे का बाल उठाओ, उसका चूर्ण बनाओ, उसका चूर्ण बना के उसमें हल्दी मिला के उसको 2 घंटे तक जला के उसको। हाँ सर, हाँ सर, क्या 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 बता रहे, क्या देख लेता हूँ। हाँ क्या। मैं कहा भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन इसमें तुझे बड़ा आनंद आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है। Got it. तो कॉम्प्लेक्स में चीजें, मन का आनंद है कॉम्प्लेक्सिटी में। करना कराना कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। उसको लगता है कि भाई कोई मुश्किल चीज, अच्छा आप देखोगे मुश्किल चीज ना लोग सुन लेते हैं, करते फिर भी नहीं है। Yes. लेकिन मन को आनंद आ जाता है कि मैंने ना बड़ा कोई बढ़िया फॉर्मूला सीख लिया, ये सही है। सीखा सीखा है, बस करना कुछ नहीं है। और कितना बेसिक है ये। लेकिन अगर कोई डीप ब्रीदिंग करता है सर, तो मैं कहता हूं कि जी आप अपने जीवन के लाखों रुपए बचा लोगे दवाइयों पे खर्च होने वाले, अगर आप सिर्फ चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चले, आप सिर्फ वात को अपनी कंट्रोल कर लो, जो कि ऑटो पायलट पे चली गई है। 1 मिनट में 25-25 30-30 सांस हमारी चल रही हैं। इसको आप 1 मिनट में अगर कहीं, मैं कहता हूं 10-12 पे भी ले आए, मैं नहीं कहता कि 1 मिनट में योगी तो 4 सांस लेता है 1 मिनट में, अच्छा। योगी तो 1 सांस लेता है 1 मिनट में, लेकिन आप 10 भी ले लो तो भी मतलब आपने अपने जीवन को बड़ा कंट्रोल कर लिया। और 24 घंटे ना भी ले लो तो 5 ही मिनट लगा लो भैया दिन में। और भी तो हम रील स्क्रॉल कर लेते हैं और वीडियो देख रहे हैं और पता नहीं गप्पे मार लेते हैं, इधर उधर बैठ के 50 काम कर लेते हैं। तो ये दुनिया की सबसे पावरफुल विद्याओं में से एक है, स्वर की विद्या, स्वर की साइंस, जिसका सबसे पहला बेसिक मूल जो है लेसन यही है कि आप अपनी सांसों को गहरा करो अगर जीवन को बदलना चाहते हो, चित्त को बदलना चाहते हो और मेंटल फिनोमिना से बचना चाहते हो। तो बिल्कुल। तो सर ये जो स्वर विज्ञान की जो ये विधि है, एक तरीके से आपने कहा डीप ब्रीदिंग लीजिए, तो कईयों का ये होता है कि अभी जैसे आपने कहा कि भाई हमारे जो मूल है हमारा नाभि से नीचे वहां से हमें सांस लेनी चाहिए। तो लोगों का ये मानना है कि भाई सांस तो हम वैसे ले रहे हैं, तो फेफड़ों से सांस अगर ले, कहते हैं ना डीप ब्रीदिंग, या पेट से सांस ले, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है और कौन सा बेटर है स्वर विज्ञान के हिसाब से। बहुत अच्छा। देखिए, जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस हमारे लंग्स में ही जाती है, चाहे वो सांस छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। ठीक है। लेकिन लंग्स के नीचे कुदरत ने हमको एक और पार्ट दिया जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। हमारे डायाफ्राम्स एक्सपैंड होते हैं, वो बिल्कुल यहां लंग्स के नीचे हैं। हाँ। डायाफ्राम्स एक्सपैंड होते हैं। जब डायाफ्राम एक्सपैंड होता है तो वो डायाफ्राम हमारे बॉडी में हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। वही ऑक्सीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा मिक्स हो पाती है, तो हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी बेटर होता है। जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो हमारे माइंड तक भी ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी। अब हमारा माइंड जो है वो बॉडी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन 20 से 30% ऑक्सीजन अकेला ब्रेन कंज्यूम करता है। ओ। मतलब ये ब्रेन का बॉडी का 30% नहीं है, ये तो 5 ही % होगा, लेकिन ऑक्सीजन ये 30% कंज्यूम कर रहा है। तो इसका मेन जो आहार है, जो मेन डाइट है, दैट इज दिस ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ। मतलब ब्रेन कंज्यूम करता है ऑक्सीजन, इसको चाहिए ऑपरेशन के लिए बहुत से मतलब इतने 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, लगातार वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अगर आपने एक गाड़ी चलानी है और आपने उसमें फ्यूल ही नहीं डाला तो वो थोड़ी देर के बाद तो रुकेगी ना, वो थोड़ी देर के बाद तो स्ट्रेस में जाके ठहरेगी। गाड़ी रुक गई, अब स्ट्रेस है, अब धक्का लगाओ। अब यही तो जीवन में धक्का लग रहा है, Exactly. क्योंकि हमारे पास ऑप्टिमम लेवल पे ऑक्सीजन नहीं है। तो स्वर विज्ञान कहता है कि अगर आपके पास ऑप्टिमम लेवल पर ऑक्सीजन है, आपकी बॉडी, इसको बोलते हैं हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट, तो अगर आपने अपनी बॉडी को हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट दिया, और दूसरा जब आप डीप इनहेल करते हो ना तो ऑक्सीजन तो बेटर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बेटर रिलीज होती है। ओके। इससे हमारा CO2 टॉलरेंस, कार्बन डाइऑक्साइड का टॉलरेंस भी बॉडी का इंप्रूव होता है जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। अच्छा। इससे CO2 कैपेसिटी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत जरूरी है सर। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन जो ट्रांसफर करता है, ट्रेवल करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो वो नहीं कर पाता।
तो वो कब होगा? जब हम डीप ब्रीथ करते हैं। तो गहरी लंबी सांस लेने का मतलब चेस्ट को एक्सपैंड करना नहीं है, डायाफ्राम्स को एक्सपैंड करना है। और डायाफ्राम्स हमारी नाभि के नीचे का एरिया है, जिसको हमने उपस्थ बोला है योग में, और हम उसको साइंस में आज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट होना बोल रहे हैं। वो तभी पॉसिबल है जब पेट फूलेगा, छाती नहीं। मतलब सांस छाती में नहीं जानी चाहिए, पेट में जानी चाहिए ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग। वैसे तो योग में 50 तरह की एक्सरसाइजेस हैं, और उसमें बहुत सी एक्सरसाइजेस ऐसी भी हैं जिसमें हमको चेस्ट से ही ब्रीद करना है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चेस्ट से ब्रीद करना गलत है, मैं बोल रहा हूं डीप ब्रीद करते समय आपको ब्रेथ जो है अपने नाभि तक, पेट फूलना चाहिए, छाती नहीं फूलनी चाहिए। और इसका प्रोसेस होता है सर, सबसे पहले जब आप सांस लेते हैं तो आप ऐसा इसको एक घड़े की तरह इमेजिन करें अपनी बॉडी को, और आप ऐसा देखें कि पहले आपने पेट भरा, पेट भरने के बाद छाती भरी, छाती भरने के बाद गला भरा। मतलब भाव ये होना चाहिए, क्योंकि जहां पे आपका अटेंशन जाता है ना, वही एनर्जी, वहां प्राण प्रवाह करता है। प्राण अटेंशन से प्रवाह करता है, इसको हम बोलते हैं चेतना प्राण को प्रवाह करवाती है। तो आपकी चेतना अगर नाभि पे है तो आप देखोगे सांस नाभि में जा रही है। अगर आपकी चेतना यहां पे है तो आप देखोगे जा तो वो चेस्ट में रही है, लेकिन वो प्राण तत्व जो है, क्योंकि ऑक्सीजन में खाली जो सांस हम ले रहे हैं इसमें खाली ऑक्सीजन नहीं है। बिल्कुल। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, तो इस ब्लड में खाली व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं है, इसमें आरबीसीज भी हैं, इसमें प्लेटलेट्स भी हैं, इसमें प्लाज्मा भी है, इसमें 15 तरह के और तत्व भी हैं। तो जो ब्रेथ हम ले रहे हैं इसमें खाली ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ईथर तत्व भी है, इसमें आकाश पृथ्वी जल वायु अग्नि भी तत्व हैं, इसमें प्राण तत्व भी है। तो जब आप धारणा करते हो कि मैं कहां पर मेरा ध्यान है, तो ऑक्सीजन तो पूरी बॉडी में फ्लो होती है, लेकिन आपका प्राण उस जगह पर फ्लो करने लगता है, प्रवाह करने लगता है जब आप ध्यान देते हो। जब आप ध्यान देते हो तो नाभि से सांस लेते हुए नाभि पर ध्यान दीजिए। क्या यही मेडिटेशन है? ये भी एक प्रकार का मेडिटेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप और मैं बात कर रहे हैं, बात करते करते अगर आप मुझे सुन रहे हैं बस, तो ये भी मेडिटेशन है। ध्यान देना, ध्यान केंद्रित हो जाना, ये सबसे पहला चरण है मेडिटेशन का। तो अगर आप ध्यान दे रहे हैं, तो हम मेडिटेशन को हमने हिंदी में ध्यान ही तो बोला है। हाँ, तो ध्यान का मतलब है जब हम ध्यान करते हैं तो हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं, ये सांस अंदर गई, ये सांस बाहर आई। ठीक वैसे ही अगर मैं एक दिया जला के उस पर ध्यान लगा रहा हूं, तो वो भी एक प्रकार का त्राटक ध्यान है। त्राटक ध्यान, हाँ। अगर मैं आपकी बातों को सुन रहा हूं तो इसको भी हम श्रोता ध्यान बोलते हैं। ध्यान का मतलब कि ध्यान अब भटक नहीं रहा, अब वो एक जगह केंद्रित है। तो यही ध्यान जागृत अवस्था में भी केंद्रित होता है और ये सुषुप्त अवस्था में भी केंद्रित होता है। जैसे मान लो मैं टेलीविजन देख रहा हूं, तो मैं बेहोश हूं, इस टाइम मैं टेलीविजन में खोया हुआ हूं, ये बेहोशी का ध्यान है। एक सक्रिय ध्यान है कि मैं जानबूझकर कॉन्शियसली मैं आपकी बात सुन रहा हूं, अटेंटिव होके। तो मैं आपकी बातों के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूं, मेरे अंदर उतर रही है, मैं बेहोश नहीं हूं इस समय, मैं बड़ा सचेत हूं। तो ये ध्यान देना, सुनना भी ध्यान है। और अगर मैंने ध्यान से सिर्फ पानी ही पिया तो ये भी ध्यान ही है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर जब आप खाना खा रहे हो तो टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, क्योंकि खाना भी अपने आप में हमें मतलब एनर्जी देता है। तो सर अभी जो स्वर विज्ञान वाली जो आपने सांस लेने की जो बात की, तो ये क्या खाली पेट हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या टाइम क्या है इसका? और एक प्रॉपर अगर प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर सकें ताकि लोगों को ये भी पता चले कि इतना टाइम करने से, इस तरीके से करने से, खाली पेट या भरे पेट, जैसे डॉक्टर बताता है कि भाई दवाई खाली पेट लेनी है, तो उस तरीके से एक बार बताइए, क्योंकि आप भी डॉक्टर ही हैं। अरे नहीं सर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मतलब अगर मैं ये बात बोलूंगा तो कई लोग इससे वो भी हो जाते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई अगर खाली पेट ही करना है तो मेरे पास तो खाली पेट का टाइम नहीं होता, सुबह मैं बिजी होता हूँ, तो इसलिए लोग इसका बहाना भी कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जरूरी ये है कि योग की कोई भी प्रक्रिया जब आप करते हैं तो आपका पेट खाली होना चाहिए, क्योंकि आपके पेट में जब खाना है तो आपको स्पेस चाहिए। खाना जो मतलब हमारा जो पेट है उसमें सबसे पहले खाना जाता है हमारे एसोफेगस से, फिर वो डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है जो उस खाने को ब्रेक डाउन करता है, फिर वो खाना 2-3 घंटे में ब्रेक डाउन होकर हमारी आंतों में, छोटी आंत और बड़ी आंत में आगे प्रोसेसिंग के लिए, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन के लिए, पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए आगे चला जाता है। तो यानी 2-3 घंटे कम से कम हो चुके हों, आपका पेट खाली हो चुका हो। खाना तो अभी भी अंदर ही है, लेकिन अब वो पेट से नीचे आंतों में जाने की प्रक्रिया में गुजर चुका है। तो पेट खाली है तो आपके डायाफ्राम्स एक्सपैंड होते हैं, तो कोई अड़चन नहीं आती उनको, मतलब आपको स्पेस मिलता है। इसका सबसे अच्छा समय जो है सुबह, जब आप फ्रेश हो लेते हैं, कोई भी व्यक्ति, पेट अच्छे से साफ हो गया, खाली हो गया, उसके बाद बैठो और डीप ब्रीदिंग करो। लेकिन अगर आप कहते हो सुबह समय नहीं मिलता, कोई भी व्यक्ति ये कहता है, तो वो तब इसको कर ले जब
मतलब खाना खाए हुए 2 घंटे एटलीस्ट हो चुके हों। जैसे मान लो सुबह समय नहीं मिला, अब हमने 2 बजे लंच किया, तो टाइम नहीं मिल रहा दिन में, हाँ। तो कम से कम करना ही है तो 4 बजे कर लो। तीसरी कंडीशन, कोई कहता है जी मैं तो सारा दिन ही चरता रहता हूं, मैं तो खाता ही रहता हूं, कुछ तो खाता भाई कभी भी कर लो, करो सही। मतलब हो सकता है वो उतना बेनिफिट ना दे, लेकिन कुछ तो बेनिफिट देगा। यानी आप अगर उसको उतना अच्छे से नहीं कर, और दूसरा कारण ये होता है सत्येंद्र जी कि जब भी हमारे पेट में खाना होता ना, तो बॉडी की सबसे पहली नीड यही है खाने को पचाना। हाँ। मतलब वो सारे काम रोक देती है, शरीर सारे काम रोक देगा। पहले वो कहेगा पहले, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है, मुझे एटीपी यानी एनर्जी बनानी है मेरे माइटोकॉन्ड्रिया को, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को, तो मेरे लिए जरूरत है जो तुम खा रहे हो। मतलब बॉडी की 2 बेसिक नीड्स हैं, सेक्स और खाना, कि एक तो वो रिप्रोड्यूस करता रहे, दूसरा वो जिंदा रहे। तो खाना जब भी हम खाते हैं, खाना खाने के बाद बॉडी के सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चालू हो जाता है, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम बोलते हैं, जिसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो इसलिए खाना, मतलब एक तो अगर आप मेंटल फिनोमिना से किसी से भी बाहर निकलना चाहते हो, तो पहले ही तो मेरी गुजारिश यही होती है कि खाना हल्का कर दो। खाना, या किसी बीमारी को भी हील करना है, डॉक्टर भी आपको बोलता है कि दलिया खिचड़ी खाओ। बिल्कुल। क्यों बोलता है? क्योंकि वो जानता है कि आपकी जो प्राण ऊर्जा है, अगर वो खाने को पचाने में ही लगी रही तो शरीर को हील करने कब आएगी? बिल्कुल। तो इसलिए खाने का बहुत बढ़िया रोल है। खाना पेट में कम हो तो आप सांस का कोई भी प्रयोग करें, और अगर खाली पेट सुबह करें तो इससे बढ़िया तो सोने पे सुहागा बात ही कोई। तो कौन कौन सी बीमारी में ये नहीं करना चाहिए और कौन कौन सी बीमारियां इससे ठीक हो सकती हैं? देखिए, अगर हम स्पेसिफिकली सांस की बात करते हैं तो ऐसा कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है इसके उसमें कि हमको किसी केस में ये नहीं करना चाहिए। ओके। हर एक व्यक्ति सांस का प्रयोग कर सकता है, गहरी सांस वो ले सकता है। लेकिन हाँ, अगर हम स्पेसिफिक किसी बीमारी की या ऐसे बात करें तो ये हर एक चीज में लाभकारी है, क्योंकि आपने अपने वात को चेंज, चले वातम चले चित्तम, आपने वात को बदला तो आपने अपने चित्त को बदला। और जब आपने चित्त को बदला तो चित्त ही बेसिकली आपके शरीर को बदलने का काम कर रहा है, मेंटल फिनोमिना। जैसे आज एक नई साइंस आई सत्येंद्र जी, इसको बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बोल रही है कि आपकी साइकी आपके न्यूरो यानी नर्वस सिस्टम के थ्रू आपकी इम्यूनिटी के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है। ओके। साइकी नर्वस सिस्टम के थ्रू इम्यूनिटी के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है, यानी जैसी आपकी साइकी यानी यहां पे जैसी सोच होगी, आपकी इम्यूनिटी वैसा ही रिएक्ट करेगी। तो अब अगर आपकी सोच स्ट्रेसफुल है तो इम्यूनिटी काम नहीं करती, क्योंकि नर्वस सिस्टम बोल रहा है फाइट एंड फ्लाइट करो, हील करेंगे बाद में। मतलब एक व्यक्ति आराम से बैठा हुआ है, खाना खा रहा है, उसके घर पे कोई अटैक कर दे, 4 लोग लठ लेके आ जाए उसके घर पे, अब वो क्या बोलेगा कि पहले खाना खाता हूं भाई, बाद में देखता हूं? वो कहेगा पहले तो तुमसे निपटूंगा, हाँ। बाकी काम बाद में। बॉडी भी यही करती है। बॉडी जब फाइट एंड फ्लाइट में है तो वो हील नहीं कर रही, वो कह रही है पहले तो मुझे ये जो अंदर ये जो तनाव, शेर यहां आया हुआ है ना, पहले इससे निपटना है, बाकी काम मैं बाद में करूंगी। इसलिए वो लोग जो कहीं ना कहीं तनाव में रहते हैं, उनका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब ही रहेगा। सर, जिसको स्ट्रेस होगा सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम ही वीक होगा। सबसे पहले, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि हम टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, हम ये खाना खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी को पता ही नहीं चलता सत्येंद्र जी खाना आने वाला है। सीरियसली एक फिनोमिना है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद, मतलब ये अदरवाइज हम चले गए, लेकिन मैं इसको चाहता हूं कि हम बात करें। हम जब खाना खाते हैं तो देखो कुदरत ने मैकेनिज्म कैसा बनाया, खाना हमारे पेट में जाता है तो कुदरत ने हमको डाइजेस्टिव जूसेस दिए कि हमारा जो गॉल ब्लैडर, लिवर जो है, वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। जब हम फैट या प्रोटीन कुछ ज्यादा लेते हैं, भारी चीज लेते हैं, तो ये ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, उसको स्टोर करेगा गॉल ब्लैडर। कि भाई तुम जब फैट खा रहे हो तो तुमको ज्यादा बाइल जूस चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो गॉल ब्लैडर ने उसको स्टोर किया और फैट के टाइम पे उसने उसको रिलीज किया। कि अब फैट आया है तो ज्यादा बाइल जूस चाहिए। वैसे ही पेट ने एक एसिड रिलीज किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये लिटरली एसिड ही है। ये क्या करता है, कुछ डालो ये उसको, मतलब लिटरली ये उसको गला देता है पेट में। तो पेट में काम क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, कि वो खाने को गलाए, ब्रेक डाउन करे, इसको हम इंग्लिश में ये बोलेंगे ब्रेक डाउन करे। बिल्कुल। लेकिन वो जो एसिड है, ये एसिड हमारे पेट की इनर लाइनिंग को भी तो जला सकता है।
मतलब एसिड जब है तो एसिड तो हमारे पेट को जलाएगा ही जलाएगा। सही बात। लेकिन कुदरत का मैकेनिज्म देखो, जब हम खाना खाते हैं और हमारे बॉडी को पता हो कि खाना आ रहा है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पेप्सिन और म्यूकस रिलीज करती है। हमारे म्यूकस क्या होता है, वो हमारे गट की, पेट की इनर लाइनिंग पे एक लेयर बनाता है, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में अंदर आने वाली चीज को तो गलाए, लेकिन वो लेयर पेट की लाइनिंग को बचा लेती है। अब देखो ये फिनोमेना कितना खतरनाक, ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, कितनी सोच, कितना विचार इस शरीर के साथ। लेकिन जब आपका ध्यान खाने पर नहीं है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो रिलीज होता है, बिल्कुल, लेकिन बॉडी को ये पता नहीं, क्योंकि बॉडी को प्रिपेयर तो करना पड़ेगा ना अपने आप को खाने के लिए, ध्यान कि खाना मैं खा रहा हूं। अब बॉडी को तो पता ही नहीं है खाना आ रहा है, पेट में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, लेकिन बाकी पेप्सिन और म्यूकस रिलीज होने की प्रक्रिया उतने अच्छे से नहीं हो पाई, क्योंकि शरीर को तो पता ही नहीं था कि भाई तुम खाना खाने वाले हो। तो हम टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, हम कहीं और किसी से बातचीत करते हुए खाना खा रहे हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से खाना तो डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे पेट को, हमारे, यही कारण है इनडाइजेशन का, यही कारण है फिर अपच का, यही कारण है आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, यही कारण है फिर धीरे धीरे गट के और इन्फेक्शंस का, एच पाइलोरी का, गट में बैक्टीरिया का कम हो जाना, गुड बैक्टीरिया का कम हो जाना। क्यों? क्योंकि हमने खाने पे ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट सत्येंद्र जी, हमारे पुराने लोग तो खाना खाने से पहले मंत्रोच्चारण करते थे अपने शरीर को, ये बता, वो कोई भगवान को थोड़ा बुलाते थे कि तुम आओ मेरा खाना पचाओ। बिल्कुल, वो अपने शरीर को बताते थे, खाना सामने रखा जाता था, हाथ जोड़ते थे और उसके लिए मंत्र पढ़ते थे, फिर उसके बाद वो अपने हाथों से खाने को ऐसे ऐसे करते थे। यहां पर सेंसर्स हैं, पोर्स में सेंसर हैं स्किन में। जब स्किन खाने को छूती है तो पेट को पता चल जाता है कि भाई तैयारी पूरी हो गई, हो चुकी है। जैसे वो आपने देखा होगा ना, गांव देहात में गाय भैंस का दूध निकालते हैं, तो पहले वो बछड़े को लगाते हैं, तैयारी पूरी करके उसको भी पता चले कि भाई ये मेरा अब दूध उतरना चाहिए, इसके लिए है, फिर उसके बाद वो उसको हटा के और फिर दूध निकालते हैं। ऐसे ही आपके अंदर तैयारी तो होनी चाहिए। भाव ही नहीं पैदा हुआ, आपने देखा ही नहीं, खाने को छुआ ही नहीं, आज हम चम्मच, यूटेंसिल्स सब यूज कर रहे हैं, अभी हमारे पोर्स ने गट को सिग्नल ही नहीं दिया खाना आने वाला है। सर मैं जैसे, सॉरी टू इंटरप्ट, कि ये खाने की बात चल रही है, मैं कई रेस्टोरेंट्स में गया हूँ, जैसे 5 स्टार होटल में भी जैसे डाइन किया है मैंने अच्छे से, तो मेरी आज तक की जो फेवरेट डिश है ना, वो है मेरी मम्मी के हाथ की बाजरे की रोटी, और उसमें दही मिला के ऐसे और चूरमा बना, हाथों से खाना। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उस चीज में ऐसा क्या है ना। तो चाइनीज, मैं ऑस्ट्रेलिया भी रह चुका हूँ 2 साल, तो मुझे कहीं का खाना उस लेवल का स्वाद नहीं लगा। तो ये जो आप जो सेंसेस की बात कर रहे हैं, ये रियल में सच है, रियल में सच है। पता चलता है हमें कि हाँ कुछ खा रहे हो, और मन को, तन को हर जगह संतुष्टि होती है। और सत्येंद्र जी, न सिर्फ सेंसेस की बात सच है, बल्कि भाव की बात भी यहाँ पर सच है, कि माँ ने जिस भाव से बेटे को खाना दिया है, इसीलिए कहते हैं जिस घर में कलह कलेश होता है और वहां पे खाना बनता है, वो खाना खाना नहीं रहता। हाँ, लेकिन जहां पे प्यार हो, मोहब्बत हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, वो खाना भी अमृत हो जाता है। बिल्कुल। तो वो माँ ने जिस भाव से बच्चे को खाना दिया है, वो खाने में भाव भी अपना रोल निभा रहा है, इसलिए उसका जो स्वाद है ना, वो कहीं और मिल नहीं सकता। सेंसेस का तो रोल है ही, भाव का भी रोल है। भाव का भी है। तो सर इतनी सारी इम्प्योरिटीज हमारी लाइफ में आ चुकी हैं, जो चीजें पहले हम जैसे सुनते नहीं थे, तो आज सब जगह सुन रहे हैं कि साइकाइट्रिस्ट के पास मतलब अपॉइंटमेंट्स की भीड़ रहती है, हर कोई मेंटल इलनेस से ग्रसित है। आधे से ज्यादा लोगों को तो मुझे लगता है कि नौकरी पर जाना पसंद नहीं है, फिर भी वो मजबूरी में जा रहे हैं। तो ऐसे में जो ये इतनी मानसिक परेशानियां हो रही हैं, तो क्या इन सब की रेमेडी स्वर विज्ञान से हम ढूंढ सकते हैं? जी बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। स्वर विज्ञान बोलता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 नाड़ियां हमारे पूरे तंत्र में प्रवाह कर रही हैं। इन तंत्रों में 9 नाड़ियों को जो है प्रमुख माना गया है, और उनमें से भी 3 को अतिशय प्रमुख माना गया है। उन 3 के नाम है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये हमारी लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल, और सुषुम्ना का मतलब मध्य में प्रवाहित होने वाली हमारी नाड़ी। अब जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल है, ये लेफ्ट नॉस्ट्रल को स्वर विज्ञान में चंद्र तत्व बोला गया है, यहां से इसको चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। और राइट को बोलते हैं सूर्य नाड़ी। सूर्य गर्म होता है, चंद्र ठंडा होता है। आप नोट करोगे, जब भी हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी नीचे का जो एरिया है वो तो नीचे का एरिया कौन सा है? शांति, गहरी सांस, रिलैक्स, साई ऑफ रिलीफ, पीस।
जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इसका मतलब है कि हम चंद्र तत्व से गवर्न कर रहे हैं। ठंडक है, शांति है, शीतलता है। चंद्र तत्व मींस लेफ्ट नॉस्ट्रल। और जब भी ठंडक है, शीतलता है, शांति है, तो आपका माइंड भी रिलैक्स्ड है, आप काम हो बहुत ज्यादा। तो अगर कोई इंसान, आप देख रहे हो कि साइकेट्रिस्ट के पास भीड़ बहुत ज्यादा लग रही है, तो वहां पर बाहर एक पोस्टर जरूर लगा दो कि भैया कभी भी बाकी सब चीजें जो आप ट्राई कर रहे हो, गोली दवाई खा रहे हो, खा लो, घर जाके आधा घंटा चंद्रभेदी प्राणायाम करो। चंद्रभेदी प्राणायाम का मतलब है कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लो, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ो। A इज इक्वल टू बी, तो B इज इक्वल टू बी ए। सही बात है। अगर स्ट्रेस में मैं हूं, मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है और मेरी सूर्य नाड़ी चल रही है, तो अगर मैं स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो मैं नाड़ी को कंट्रोल कर लेता हूं। इसीलिए हमारे योगियों ने, पुराने लोगों ने प्राणायाम बनाया। उन्होंने इसको बोला चंद्रभेदी प्राणायाम की राइट से बंद कर दो। अब आप सांस किससे लो? लेफ्ट से। तो जब लेफ्ट एक्टिवेट हो जाएगी तो आप किस तत्व को बढ़ा रहे हो शरीर में? चंद्र तत्व को, जिसका मतलब है ठंडक, शीतलता, शांति, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, माइंड रिलैक्स, वात बिल्कुल गहरी चल रही है, चित्त भी गहरा हो गया, शांत हो गया बिल्कुल एकदम से। तो मेंटल फिनोमिना बढ़ने का कारण यह है कि हमने इस विज्ञान को नहीं जाना है। हमारा नॉस्ट्रल सांस जो है वो सूर्य से ज्यादा चल रही है आज एक व्यक्ति की। जबकि जब हम कोई काम कर रहे हैं, मान लो मुझे टेबल उठाना है, अगर मेरी राइट नॉस्ट्रल चल रही है और मैं टेबल उठाऊंगा तो मेरी बॉडी बिल्कुल अच्छे से इसको हैंडल कर जाएगी। अच्छा। लेकिन अगर लेफ्ट चल रही है और मैंने कोई भारी काम किया तो मेरा शरीर अभी उसी मोड में नहीं था, वो अभी शांति के मोड में था। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा गर्म सर्द हो जाता है। हाँ। आज सर्दियों में तो कि हीटर में एकदम से बैठे हैं, बाहर निकले, ठंडी लगी, बीमार हो गए। बॉडी किस मोड में थी? गर्मी के मोड में थी। आपने एकदम से ठंडक में निकाला, क्या हुआ? गर्म सर्द। यानी बॉडी उस टेम्परेचर, बॉडी गए कहां भाई, मैं तो ये कहां ले आया तू मेरे को एकदम से 5 डिग्री में, मैं तो 20 डिग्री में बैठी थी। अब बॉडी आपकी चंद्र तत्व में बैठी हुई है और आप कहते हो जी मैं आप जिम जा रहा हूं। वो किसका काम था? सूर्य तत्व का। आप कहोगे जी अब मुझे, मेरा चंद्र चल रहा है और मुझे जिम जाना ही है, तो मैं क्या करूं? तो 10 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो और सूर्य भेदी प्राणायाम करो। यानी आप अपने प्राण को अब अपनी राइट नॉस्ट्रल से चलाओ ताकि आपकी बॉडी हीट के मूवमेंट में आ जाए, गर्मी के प्रभाव में आ जाए, और वो जो है आप जिम जा सकते हो, कोई भारी काम कर सकते हो, कुछ भी। तो आपको कोई भी मेंटल फिनोमिना का काम करना है, ध्यान लगाना है, पढ़ाई करनी है, आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होनी चाहिए। पढ़ाई के लिए भी, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन चाहिए ना, आपको रिलैक्स माइंड, रिलैक्स चाहिए, एजिटेटेड माइंड नहीं चाहिए, शांत दिमाग चाहिए। आपको वही एक्सरसाइज करनी है, कोर्ट में केस लड़ना है, कहीं कोई भिड़ना है, किसी से पीटना मारना है, तो आप ये चलाओगे तो ज्यादा अच्छा पीट पाओगे। ओके। क्योंकि आपके शरीर में प्रवाह इस टाइम सूर्य का है। तो जितने फाइटर्स हैं, जितने प्लेयर्स हैं, तो उन सबको अगर ये विधि पता चल जाए तो वो परफॉर्मेंस जो है उनकी वो बढ़ जाएगी। वो परफॉर्मेंस, वो उनको ये विधि पता है बहुत से लोगों को आज। सब पहले आप कभी देखो कि इंडियन क्रिकेट टीम मान लो कहीं खेलने गई है, तो एक कोच जाता था और एक मैनेजर जाता था। अब जितने खिलाड़ी मैदान पे हैं उससे ज्यादा उनके सपोर्टर डगआउट में बैठे हुए हैं। हाँ। फिजियो अलग है, साइकोलॉजिकल कोच अलग है, मेंटल कोच अलग है। तो कोचेस बड़ी बड़ी टीमों के पास, कंट्रीज के पास तो ये हैं जो उनको ये बताते हैं हर प्रकार का विज्ञान। क्योंकि मैंने भी बहुत से एथलीट्स के साथ काम किया हुआ है, तो मुझे पता है। आपने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग। हाँ। वो भाई साहब रेस ही नहीं दौड़ पा रहा, उसका एक पुराना प्रेशर, मेंटल फिनोमिना उसको वो बांध के रख रहा है कि मैं तब आया था, मुझे अटैक किया था और ये ऐसे वैसे ऐसे वैसे। लेकिन लास्ट में जब वो मिल्खा सिंह बनता है, फ्लाइंग सिख बनता है, जब उसको वो अवार्ड दिया गया फ्लाइंग सिख का, जब उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे, उस समय वो अब उस सिचुएशन से डरता नहीं है। वो मेंटली विजुअलाइज करता है कि मैंने पूरा ट्रैक देख लिया और मैंने पूरे ट्रैक पे तेज तेज यहां भाग लिया। तो बड़े बड़े एथलीट्स के साथ सर ये कोचेस जाते हैं जो उनको विजुअलाइजेशन कराते हैं। सचिन तेंदुलकर ने एक नई टर्म, सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम बल्लेबाज है सर, सारे रिकॉर्ड तोड़ पाना शायद ही किसी के लिए पॉसिबल हो, तभी उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा गया। गॉड ऑफ क्रिकेट कहा गया है। सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड भी है, उन्होंने एक और टर्म भी इजाद करी है, उसको बोला जाता है नर्वस 90s। हाँ एग्जैक्टली सर सचिन तेंदुलकर 99 पे पहुंचते थे और आउट हो जाते थे बहुत बार। 6 मैच लगातार ऐसे गए कि 99 पे पहुंच के सचिन तेंदुलकर आउट, क्योंकि बोर्ड को देखते ही प्रेशर आ जाता था।
उससे पहले टीम के साथ कोच जाता था, उसके बाद टीम के साथ माइंड कोच भी जाने लगे कि अगर कोई मेंटल क्योंकि 99 क्या है, कोई कोई बाधा थोड़ा है पिच में, सिर्फ माइंड ही है ना कि वो 100 बनेगा कि नहीं, पिछली बार नहीं बना था, 100 बनेगा कि नहीं, 100 बनेगा कि नहीं। वो स्ट्रेस जो है वो माइंड को घेर लेता है और बंदा वही गलती करता है। फिर वो जो कोच जाते हैं वो बेसिकली गाइड करते हैं कि पहले आप विजुअलाइज करो कि 100वां रन कैसे बना रहे हो, ऐसे बना रहे हो। अच्छा, तो बड़े बड़े एथलीट्स के साथ सर, ये रोनाल्डिनो, इन सब के साथ इनके पर्सनल कोचेस हैं जो इनको विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करवाते हैं, जो इनको ये सब विधियां बताते हैं। हमें आम इंसान को लगता है कि ये पता नहीं है, लेकिन पर हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई एथलीट या कोई परफॉर्मर या कोई स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा है, उसको अगर ये चीजें पता हो तो उसके परफॉर्मेंस में मतलब कम से कम 3 गुना का फर्क आ जाएगा, कम से कम। सर दूसरा, अब मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है, तो मैं बिल्कुल इसमें भी जीरो लेवल से पूछना चाहूंगा। सुबह जब कोई भी इंसान उठता है तो उसका कौन सा स्वर चल रहा हो और कौन से स्वर की उसको ज़रूरत हो अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने नौकरी मतलब जो भी प्रोफेशन है उसका उस हिसाब से, तो वो बताइए। मतलब कई बार मैंने सुना है कि वही पैर ज़मीन पर रखो सो कर जब आप उठते हो जो नाड़ी आपकी चल रही हो, तो ये कैसे काम करता है? देखिए, हमारे एंशियंट इंडियन सिस्टम में हमने प्राण को बड़ा महत्व दिया है और हमने ये माना है कि प्राण ही हमारे जीवन का मूलभूत आधार है और ये प्राण सांसों के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है। अब सुबह उठते ही जैसे पहला आपका प्रश्न है कि कौन सी नाड़ी चल रही हो, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके। ज्यादातर केसेस में जब हम सुबह उठेंगे तो हमारी चंद्र नाड़ी चल रही होगी, क्योंकि हम एक बहुत रेस्ट और रिलैक्स्ड मोड में हैं। अगर हम डीप ब्रीदिंग, हमने नींद अच्छी ली है तो हम बिल्कुल शांति के फेज में होंगे और हमारी ये नाड़ी लेफ्ट वाली चल रही होगी। कहते हैं दिन में सूर्य नाड़ी ज्यादा चलनी चाहिए और रात को चंद्र नाड़ी ज्यादा चलनी चाहिए। ओके। वैसे तो ये नाड़ियां थोड़े थोड़े देर के बाद शिफ्ट होती है। 40 मिनट से लेके 60 मिनट्स के बीच में चंद्र से सूर्य हो जाएगी, सूर्य से चंद्र हो जाएगी। अगर ये हो रही है तो इसका मतलब आप बड़ी हेल्दी जीवन जी रहे हो। ठीक है। अगर ये नहीं हो रही, मतलब कोई कहता है ना दिन में मैं बहुत काम करता हूं और मेरी सूर्य नाड़ी ही चलती रहती है, ये गलत है। मतलब ये बदलनी चाहिए, ये शिफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपका शरीर जो है वो सूर्य और चंद्र दोनों तत्वों से प्रभावित होना चाहिए। तो सुबह उठने के बाद मेरी कौन सी नाड़ी चले ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल सही है, जब हम सर्व विज्ञान सिखाते हैं लोगों को तो हम सबसे पहली चीज यही सिखाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ओके। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि जिस तरफ आपकी श्वास चल रही है, आपका प्राण उसी तत्व से गवर्न हो रहा है, आपका जीवन उसी तत्व से गवर्न हो रहा है। मान लो मैं सुबह उठा और मेरी राइट नॉस्ट्रल चल रही है, यानी मैं सूर्य तत्व इस समय मेरा जागृत है, तो यानी मेरी बॉडी में जो प्राण का प्रवाह है वो राइट साइड से हो रहा है। अब जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे अपना दायां पैर अगर मैं नीचे रखता हूं तो मेरा वो प्रवाह जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो अर्थ से हमें नेगेटिवली चार्ज आयन मिलते हैं सर, हाँ, अर्थ से। तो जब मैं अपना दायां पैर नीचे रखता हूं तो मेरा जहां प्राण प्रवाह हो रहा था, मेरा अर्थ का जो करंट मुझे मिला नेगेटिवली चार्ज आयन्स का, वो भी उसी तत्व से मिला। जैसे मान लो एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ठंडी में एकदम से बाहर होके आया और अब आप उसको एकदम से गर्म पानी से नहला दो, वो बीमार हो जाएगा। सही है। ठीक वैसे ही मेरा सूर्य तत्व चल रहा था, प्राण यहां से प्रवाह हो रहा था, लेकिन अब मैंने धरती से जो करंट लिया वो मैंने लेफ्ट साइड से ले लिया, इम्बैलेंस हो गया। तो ये चीजें धीरे धीरे जब इंसान का जीवन आगे बढ़ता है ना तो समझ में आती हैं कि कितनी वैल्यूएबल चीजें थी। तो स्वर विज्ञान कहता है कि अगर आप सुबह जिस भी नॉस्ट्रल आपकी चल रही है, पहले तो चेक करो। चेक करने का तरीका ये है, ऐसा ए बनाओ, इसको नाक पे रखो और ऐसा सांस छोड़ो। आप देखो एक जगह ज्यादा प्रेशर फील होगा, लेफ्ट में फील होगा, तो इस समय आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है। मेरी पता कौन सी चल रही है, मेरी राइट चल रही है, क्योंकि मैं इस समय थोड़ा गर्मी के मोड में हूं और आप शांत बैठे हो, आप रिलैक्स्ड हो। तो ये बिल्कुल ठीक कॉम्बिनेशन है। ओके। तो अगर आपकी लेफ्ट चल रही है, सुबह उठते ही चेक करो, अगर लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट पांव जमीन पर रखो। आपका वो प्राण प्रवाह, और ये खाली उठते हुए नहीं, ये दिन में 50 जगह पे लागू होता था। मतलब हम इसके डिटेल में जाएंगे तो ये 2 घंटे खाली हम इसी पे बात करते रहेंगे। लेकिन लोग ये भी, मतलब स्वर विज्ञान ये भी कहता है कि जैसे आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपके घर की जो चौखट है, जो एंट्रेंस का दरवाजा है, उससे पांव वो बाहर निकालो जो प्राण चल रहा है। मतलब इससे योग कहता है, स्वर विज्ञान कहता है कि मान लो
आपके साथ अनिश्चितता, आपके साथ कुछ भी गलत होने की संभावना को आप बहुत कम कर देते हो। जो ऋषि मुनि संत हमारे पुराने हो गए, आपने कहा कि वेदों में ये सब चीजें हमें बताई गई हैं। तो जो आज की ये जो स्वर विज्ञान की जो ये टेक्निक्स हैं और जो ऋषि महात्मा जो मेडिटेशन जो प्राणायाम बताते हैं, तो इन चीजों में डिफरेंस क्या है? मतलब एक आम इंसान के लिए एक प्राणायाम करना, रेगुलर मेडिटेशन करना शायद उतना टाइम नहीं है। सबके पास मतलब नौकरियों में इतने बिज़ी हैं, आने-जाने में आजकल लोगों को इतना टाइम लग रहा है, दिल्ली का ट्रैफ़िक पता ही है एनसीआर का। तो ज़्यादातर लोगों को ना तो समय है, ना मतलब उनको बैठ के डेडिकेटेड टाइम दे सकते हैं। तो प्राणायाम की बजाय ये जो स्वर विज्ञान है, तो इन दोनों में मतलब डिफ़रेंस क्या है? कौन-सा ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और एक आम इंसान के लिए बेस्ट कौन-सा ऑप्शन है? बहुत अच्छा सवाल है। आप देखिए, प्राणायाम हम किस लिए कर रहे हैं? अपने प्राणों को नया आयाम देने के लिए। हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी के लिए जिम जाते हैं, डोले शोले बनाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हमारे अंदर भी तो पूरा तंत्र चल रहा है। इसकी एक्सरसाइज क्या है? मतलब खाना तो इसको परेशान ही कर रहा है, वो एक्सरसाइज नहीं है। अच्छा। इसकी इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज, दिल के लिए क्या एक्सरसाइज की है हमने? लिवर के लिए क्या एक्सरसाइज की है कभी हमने? बहुत डीप। किडनीज के लिए क्या एक्सरसाइज की है कभी हमने? कोई नहीं की ना। इनको एक्सरसाइज कौन दे रहा है? इनको तो एक्सरसाइज हमारा प्राण दे सकता है। तो जैसे प्राणायाम हम करते हैं, जैसे एक प्राणायाम की हम बात करते हैं जिसको हम लोग भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं। भ्रामरी में हम भंवरे की तरह गुंजार करते हैं, हमिंग करते हैं। हमने गहरी सांस भरी और हमने हमिंग की। अब ये जो हमिंग है, ये बेसिकली जब आप इसको नोट करोगे तो ये हमिंग खाली स्वर नहीं है, साउंड नहीं है, बल्कि ये इंटरनल सिस्टम के लिए वाइब्रेशन है। ओके। आपकी पूरी बॉडी के लिए वाइब्रेशन है, आपके माइंड के लिए वाइब्रेशन है। तो ये आपके इंटरनल सिस्टम को ये वाइब्रेशन स्टिमुलेट करती हैं, जगाती हैं, एक्टिवेट करती हैं, उनकी एक्सरसाइज करती हैं। जैसे आपके दिल को, आपके लिवर को, आपके किडनी को, आपके गॉल ब्लैडर को, स्प्लीन को, पैनक्रियाज को, इन सबको स्टिमुलेशन देती हैं, जिनकी कोई एक्सरसाइज हम कर ही नहीं रहे, हम बल्कि उनको लोड में डाल रहे हैं सारा टाइम। और आप देखो, इंसान 24 घंटे काम नहीं करता, दुनिया की कोई मशीन 24 घंटे काम नहीं करती, लेकिन ये पूरा तंत्र, कोई समय होता है कि हार्ट रुकता हो कि भाई अब मैं छुट्टी ले रहा हूं 5 मिनट? पूरा तंत्र 24 घंटे काम कर रहा है। आपके इंटरनल से ब्लड 24 घंटे फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजन लिवर लंग्स 24 घंटे लगे हुए हैं काम करने। तो क्या हम 5 मिनट निकाल के दिन के भारी जो कह रहे हैं, मतलब लोग अपनी जवानी बेच के बुढ़ापा खरीद रहे हैं जी, और कुछ नहीं कर रहे, और फिर जितना पैसा, पैसा कमाना गलत नहीं है लेकिन जितना पैसा कमा रहे हैं वो अगर बाद में इलाज पे ही खर्च दिया तो आपने क्या जीवन जिया? मतलब आप अपने लिए, अगर व्यक्ति के पास 15 मिनट नहीं है तो मैं कहता हूं फिर उसको ये पॉडकास्ट भी नहीं देखना चाहिए सत्येंद्र। फिर तो वो जो अपने जीवन में कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है। वो फिर अब 4 वाकों का वो दर्शन है कि वो पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, जीवन का आनंद लेते रहो और कुछ नहीं करो, फिर तो वो ठीक कर रहा है। लेकिन अगर जागरूकता है तो आप 15 मिनट अपने लिए, अपने 20 मिनट अपने लिए निकालें, प्राणायाम जरूर करें, ताकि आप अपने इंटरनल सेल्फ को एक नया आयाम दे सकें। तो प्राणायाम हमारे शरीर को एक एक्सरसाइज, इंटरनल ऑर्गन्स को एक एक्सरसाइज की तरह बैलेंस, प्राणों को आयाम देता है। लेकिन जो स्वर विज्ञान है, ये खाली शरीर को ही बेनिफिट नहीं देता, ये हमारे जीवन में हर समस्या का समाधान है। मतलब जैसे मान लो आप कोई कोर्ट केस लड़ने जा रहे हो, कितना छोटा सा विज्ञान है कि आप कोर्ट केस लड़ने जा रहे हो तो आपकी सूर्य नाड़ी चल रही होनी चाहिए। अच्छा जी। मतलब आप इस समय, आपको सूर्य तत्व की जरूरत है आपके जीवन में। आप कहीं लड़ने जा रहे हो, आप कोई फाइट करने जा रहे हो, आप किसी से केस जीतने जा रहे हो, आप कुछ भी करने जा रहे हो, आपका सूर्य तत्व एक्टिव होना चाहिए। तो ये स्वर विज्ञान खाली इंटरनल ऑर्गन्स के लिए तो था ही कि हमारी बॉडी को ये बैलेंस करेगा, लेकिन जीवन की बाकी चीजों को भी फिक्स करेगा। लोगों को ना आजकल नींद नहीं आती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत से यंगस्टर्स को भी होती है, तो वो रील चलाते रहते हैं। तो नींद ना आना, उसके लिए स्वर विज्ञान कौन सी नाड़ी कितना देर ब्रीदिंग हेल्प कर सकती है, ताकि बिना फ़ोन के कहते हैं नींद आ जाए। वो तब तक रील चलाते रहते हैं जब तक थक ना जाएं, और तब उन्हें नींद आती है। तो इससे सब कुछ बिगड़ जाता है। सब कुछ बिगड़ जाता है जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो सोने से पहले अगर हम अपनी चंद्र नाड़ी को एक बार एक्टिवेट कर लें, वो लोग जिनको नींद नहीं आती है, जिनको नींद नहीं आती है, अदरवाइज स्वर विज्ञान ये बोलता है, मतलब अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें तो, मतलब कई लोगों ने वीडियोस तो देखे हैं, हाँ। इसलिए उन्होंने ग्रंथ नहीं पढ़ा। तो वो क्या बोलते हैं कि सोने से, ग्रंथ ये बोलता है कि सोने से पहले आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। ओके। क्योंकि रात को आपके शरीर को गर्मी मिलती रहे, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाएगा बॉडी का।
तो आपके शरीर को गर्मी मिलती रहे, इसलिए सोने से पहले आप लेफ्ट करवट लेकर के सोते हो। बाईं करवट बाईं करवट बोलते हैं। हाँ। क्यों बोलते हैं? उसके दो लॉजिक हैं। पहला तो ये कि जो हमारा खाना जो है, जो हमारा पेट में जो जगह है वो लेफ्ट साइड में है, तो हमारा खाना उस पेट में सेटल हो जाता है। लेकिन अगर हम राइट लेते हैं तो हमारा खाना सारा पेट में आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में आ गया, सब कुछ आ गया, तो डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन लेफ्ट साइड पे होता है। ब्लड का फ्लो लेफ्ट साइड से हार्ट से हो रहा है। स्प्लीन जो है वो हार्ट के नीचे है, लेफ्ट साइड में है, वो स्टिमुलेट होती है रात को सोने के टाइम। तो बड़ा विज्ञान है इसका भी। पहला तो ये कि वो खाना जो है, अगर आपने रात को भारी खा लिया और आप लेफ्ट करवट लेके सोते हो तो खाना डाइजेस्ट होता रहता है धीरे धीरे। ठीक है। राइट लोगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। दूसरा, आप लेफ्ट करवट लेते हो तो आपकी आर्मपिट दब जाती है। ये दबने से आपकी सूर्य नाड़ी चलती है। अच्छा, ये दबेगी तो चंद्र चलेगी। ओके, ये क्रॉस कनेक्शन है। ये क्रॉस कनेक्शन है, क्योंकि हमारे जो चक्र है ना, हाँ। यहाँ पर हमारे मूलाधार से इड़ा और पिंगला शुरू होती हैं और वो ऐसा 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 ऊपर बढ़ती हैं। ठीक है। हर एक चक्र पे वो इंटरसेक्ट करती हैं, क्रॉस। ठीक। मतलब जो लेफ्ट थी वो इधर राइट होकर के इधर घूम जाती है। तो ठीक वैसे ही इस एरिया में हमारी लेफ्ट नाड़ी जब हम दबाते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और जब ये दबाते हैं राइट तो ये एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर हम लेफ्ट करवट लेके सोएंगे तो हमारी राइट एक्टिवेट हो जाएगी, तो हमको सोने में वार्मथ मिलेगा, हमारी बॉडी काम महसूस करेगी और इजीली सो पाएगी। ये ग्रंथ बोलता है। लेकिन वहां पर ये भी वो बोलता है कि अगर किसी को नींद का इशू है, जिसको हम इंसोम्निया बोल रहे हैं, नींद नहीं आ रही, हाँ जी, तो पहले अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करो। सोने से, मान लो आपने सोना है 10 बजे, तो 9 बजे आप अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर लो। यानी सोने से 1 घंटा पहले आपका माइंड काम हो जाए। फिर चाहे सोते टाइम आप लेफ्ट करवट लेके सो जाओ, क्योंकि सोते वक्त आपको राइट नॉस्ट्रल चाहिए, लेकिन सोने से 1 घंटा पहले आपका दिमाग शांत होना चाहिए। उसके लिए चंद्र नाड़ी एक्टिवेट कर लो। चंद्र नाड़ी एक्टिवेट सिंपल तरीका है, या तो यहां पर एक कुछ ऐसा हाथ दबा लो, या सिंपल 5 मिनट राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लो। यहां से सांस लोगे तो साइफन देखा ना हमने, साइफन बनाते हैं कि वो आपने बंद किया, प्रेशर बनाया, तो प्रेशर से पानी मोटर जैसा चलने लगता है। बिल्कुल। आपने यहां बंद किया, प्रेशर यहां से चलेगा, 5 मिनट बाद ये एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है। और कई बार जो लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं वो तो 30-40 सेकंड में अपनी नाड़ी को शिफ्ट कर सकते हैं, 30-40 सेकंड में। लेकिन प्रैक्टिस की बात है। जैसे बात है, मतलब आप मुझे बोलो कि ये 50 किलो का टेबल रखा है उठाओ, मैं कहूंगा नहीं भाई। कोई बॉडी बिल्डर आप उसको बोलो, बोलेगा ऐसे 3 उठवा लो। बिल्कुल, उसकी प्रैक्टिस है, उसने अपनी बॉडी को ट्रेन किया हुआ है। तो जिसने स्वर विज्ञान से अपने शरीर को ट्रेन किया हुआ है, उसको ये हासिल हो जाती है चीज कि वो 30 सेकंड्स में अपनी नाड़ी को एक्टिवेट चाहे तो कर सकते। तो सोने से 1 घंटा पहले देखो कि माइंड शांत होना चाहिए, जिसके लिए आप सूर्य से चंद्र नाड़ी पे शिफ्ट करो। अगर चंद्र चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, और सोते हुए आप बाईं करवट लेके सोएं, ताकि आपकी बॉडी एक वार्मथ में रहे सारी रात और आपको रिलैक्सेशन, कामनेस के साथ नींद अच्छी आए। रात भर वो चंद्र सूर्य चंद्र सूर्य चंद्र सूर्य होता रहेगा, लेकिन जैसे ही आंख लगती है उस समय पर वो सूर्य होना चाहिए। बिल्कुल। और सोने से 1 घंटा पहले वो चंद्र होना चाहिए। तो कोशिश करें, अगर कोई इतना सा भी कर ले तो वो कहेगा जी 2 ही दिन में वो बोलेगा कि मेरी नींद। हाँ, पर ये जरूरी है कि अगर उसके साथ आप मोबाइल देखते रहोगे और ये ब्लू लाइट आंखों को मिलती रही, तो मेरे दोस्त फिर तो आप चाहे चंद्र चलाओ, चाहे सूर्य चलाओ, चाहे जुपिटर चलाओ, चाहे मार्स चलाओ। क्योंकि यहां पर एक ग्लैंड है सर, इसको बोलते हैं पिनियल ग्लैंड। ओके। ये एक केमिकल रिलीज करता है और कन्वर्ट करता है सेरोटोनिन को मेलाटोनिन में, और मेलाटोनिन को रिलीज करता है। मेलाटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्लीप। हम नींद में तब जाते हैं जब हमारी बॉडी में पैदा हुआ सेरोटोनिन मेलाटोनिन में कन्वर्ट होगा। ओके। बॉडी तो केमिकल बेस्ड काम कर रही है जी, इसको नहीं पता कुछ भी। ठीक है। अब इसको केमिकल ही नहीं मिला। ये ठीक वैसा ही है कि जनरेटर को पेट्रोल ही नहीं मिला, जनरेटर कैसे चलेगा? सही है। अब ये नींद का जनरेटर है, ये चलना था, इसको एक केमिकल चाहिए मेलाटोनिन। वो सेरोटोनिन से बनता है। पता है कब बनता है? जब हमारी आंखों को अंधेरा दिखता है। तो वो सेरोटोनिन जो दिन भर में शरीर ने बनाया, गट ने 95% बनाया और पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड ने 5%। ये जो सेरोटोनिन बनाया, रात को जब अंधेरा होता है तो माइंड इसको, पीनियल ग्लैंड इसको सेरोटोनिन से मेलाटोनिन में कन्वर्ट करता है। मेलाटोनिन इज अ स्लीप हार्मोन। जिसको नींद नहीं आती, डॉक्टर उसको जो दवाई देता है वो मेलाटोनिन की गोली होती है। अच्छा। लेकिन वो केमिकल है बाहर से जो ले रहा है, आपका शरीर बनाता है जी खुद। कैसे बनाता है? सोने से 1 घंटा पहले इसको अंधेरा दिखना शुरू हो जाए।
तो उम्मीद करते हैं कि हमारी इस बातचीत से बहुत से लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए और लोगों को लाइफ को जीने का जो सही तरीका है वो समझ में आए, सही से एटलीस्ट सांस लेना सीख जाएं, तो भी हमारे पॉडकास्ट सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी, ये सब कुछ इतनी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए। और आपकी ऑडियंस में मैं चाहता हूं कि अगर किसी एक व्यक्ति ने भी इसको जीवन में उतारा ना, तो वो भी अपने जीवन में बदलाव देखेगा। बिल्कुल। मुझे एक व्यक्ति ने पूछा, वो बोला आप जो ये सब सिखाते हो 100 में से कितने लोगों को फायदा होता है? हाँ, एक मैंने कहा सवाल। 20 को। हाँ। बोला 100 में से कितने लोगों को फायदा होता है? मैंने कहा 20 को। बोला अच्छा 20% को। मैंने कहा नहीं, करते ही 20 है। सही बात है। तो हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ सकता है, शर्त यह है कि आप इसको अपने जीवन में उतारने को तैयार हैं। सिर्फ श्रोतापन नहीं चाहिए, बल्कि उसको आप जीवन में प्रैक्टिस करें। क्योंकि आज ये जो डेटा कंज्यूमिंग और कंटेंट कंज्यूमिंग के दौर में समस्या क्या हो चुकी है कि हम सुनते 50 चीजें हैं, जीवन में एक भी नहीं उतारते। इसलिए मैं कहता हूं चाहे एक वीडियो देखो, लेकिन अगर उससे कोई चीज आपको अच्छी लगे तो उसको अपने जीवन में उतारो, क्योंकि बदलाव उसको उतारने में आएगा, ग्रहण करने से नहीं। गीता घर में पड़ी रखी है, उससे कुछ नहीं होगा जब तक उसको पढ़ा नहीं, जब तक उसको जीवन में उतारा नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए अगर किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया तो शायद ये हमारा बात करना सफल हो गया, एक के भी जीवन में बदलाव आया तो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। प्लेजर सर, ऑल प्लेजर। और कमेंट में नेक्स्ट पॉडकास्ट अगर आप लिखेंगे तो हम सर को दोबारा से इनवाइट करेंगे, और अब की बार हम स्वर विज्ञान के बिल्कुल 0 लेवल से हीरो लेवल तक लेकर जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक